वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर द डिले। और हमारी जो ये एक्टिविटी एक्सरसाइज चल रही थी बिहार बोर्ड को लेकर, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो EMW तक हम डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 6, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दो पार्ट में हम इसको स्टडी करते हैं बच्चों। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के सिलेबस में क्या क्या है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम इसमें पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर से पढ़ते हैं। प्लेन मिरर ना तो सीबीएसई के सिलेबस में ना ही बिहार बोर्ड में है। मिरर फॉर्मूला डिराइव करना होता है आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर के लिए। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस को पढ़ते हैं, फिर उसके एप्लीकेशन में हम लेंसेस को पढ़कर थिन लेंस फॉर्मूला डिराइव करते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मैग्निफिकेशन को समझते हैं, पावर ऑफ ए लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म में कंप्लीट डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, प्रिज्म को। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो फिनोमेना है उसमें हम सीखते हैं ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सीबीएसई सिलेबस से 2021 के लिए इसे हटा दिया गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन एंड अकोमोडेशन, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट्स। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म, ह्यूमन आई एंड आई डिफेक्ट्स, ये सिर्फ बिहार बोर्ड के सिलेबस में, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में से 2014 से हट गया था। यूजिंग लेंसेज, माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर्स, ये हमें तैयार करना है। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव फ्रंट को हम समझेंगे वो क्या होता है। हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन ने जो प्रिंसिपल दिया था उसकी बात करेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट ए प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से कैसे ये होता है, वेव फ्रंट की थ्योरी को यूज करते हुए। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। देन फिनोमेना पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ डिराइव करते हैं हम इसमें। कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सारी थ्योरी बच्चों ऑलरेडी मैं जो वीडियो बना चुका हूं मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप चैप्टर वाइज भी जा सकते हैं, उसमें टॉपिक वाइज भी आपको मिलेंगे। डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, देन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, resolving powers of microscopes and astronomical telescopes, polarization, plane polarized light, Brewster's law, uses of plane polarized light and Malus law। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है पोलराइजेशन और ये, तो ये बच्चों सीबीएसई में 2021 के लिए सिलेबस में नहीं, पर बिहार बोर्ड में तो सारा है, आपको सारा तैयार करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। एनसीईआरटी से जो मार्किंग्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी में आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी। सो ये गाइडलाइन है फिगर्स के लिए, जिसमें लर्न वालों को, जैसे आपको पता है जिसपे भी एल लगा हुआ है, उन सबको आपको बनाकर तैयार करना है। ए वालों को एनालाइज करना है, आर वालों को सिर्फ रीड करना है। और जहां कहीं आपको आई मिल जाए, इसमें आप ढूंढ लें, जहां कहीं आपको आई मिल जाए उसको आपको पक्का तैयार करना है, अच्छे से लिख लिख कर तैयार करना है। CN का मतलब कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल, NL का मतलब न्यूमेरिकल जिसे आपको लर्न करना है, एंड सो ऑन। तो ये आपको पूरा तैयार करना है बच्चों। तो ये तो हुए बच्चों रे ऑप्टिक्स में, और ऐसे ही वेव ऑप्टिक्स में हम जाएंगे। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को आप वापस पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। और नोट करने के बाद आपको एनसीईआरटी में इन्हीं गाइडलाइन को फॉलो करना है। इसमें पूरा कवर हो रहा है, इन गाइडलाइन में आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर के नियम का कथन लिखिए, एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, और उसके उसका गणितीय व्यंजक दो, यानी उसको गणितीय रूप में लिखो। तो ब्रूस्टर ने क्या नियम दिया था? इट स्टेट्स दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम
किसी पारदर्शक माध्यम का या किसी अ, जो अपवर्तनीय माध्यम जो है अपवर्तन कर रहा है वो माध्यम का उसका जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो संख्यात्मक रूप से टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये इंसिडेंस आएगा, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस IB के बराबर होता है, फॉर विच रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, जबकि जो परावर्तित किरण है वो पूर्णतया ध्रुवित हो जाए। तो गणितीय रूप से इसको n इक्वल टू 10IB इससे हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, यानी आपको म्यू इक्वल टू 10IB लिखना हो तो वो लिख सकते हैं, n इक्वल टू 10IB लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। IB इज द पोलराइजिंग एंगल यानी ध्रुवण कोण है। तो जब प्रकाश की किरण एक विशेष कोण पर आपतित होती है जिसे हम बोलते हैं ध्रुवण कोण, तो परावर्तित प्रकाश किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है। और इस समय पर आपको यह भी याद रखना है कि परावर्तित और अपवर्तित किरणें एक दूसरे के अभिलंबवत गति करती हैं, यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाती हैं। और इस समय पर अगर हम जो अपवर्तनांक है उस माध्यम का यानी n उसको संबंधित करें ध्रुवण कोण के साथ, तो ये बनता है n इक्वल टू 10IB। तो दिस इज द फॉर्मूला। सेकंड क्वेश्चन है, द पावर्स ऑफ टू लेंसेज आर, दो लेंस है उनकी शक्तियां क्रमशः है +12 डायप्टर। जहां आप देखते हैं प्लस, इसका मतलब इसको ऐसे लिंक करके याद रखें बच्चों कि जिसकी पास की नजर कमजोर होती है, पास का साफ नहीं दिखता है, किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको जो चश्मा लगाना पड़ता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस का। और कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव में होती है, उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में होती है, जबकि कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव में होती है। तो अगर आप में से किसी को चश्मा लगा हुआ है, उसके चश्मे का नंबर, लेंस का नंबर नेगेटिव है मतलब उसकी दूर की नजर कमजोर है और कॉन्केव लेंस है वो। और अगर पॉजिटिव है इसका मतलब पास की नजर कमजोर है और वो प्लस में है। दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट को एक्सियली, इनको लेंसेज को हम कैसे रखते हैं, आपस में संपर्क में, को एक्सियली एक ही अक्ष पर, समाक्षीय। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी आपने पास पास रखा इनको, तो आपसे पूछा है कि ये जो क्या बोले कॉम्बिनेशन बन गया, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो 12 डायप्टर, 12 डायप्टर में -2 डायप्टर इसको हमने ऐड किया, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हमको मिल जाती है। कैसे, पहले तो पावर निकाली हमने, पावर आ गई 10, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हमें एक्सप्रेस करनी है, तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदला, तो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एंड एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस। बच्चों ये पूरा डेरिवेशन है, इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि मेरा जो वीडियो लेक्चर है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस वो देख लेना चाहिए। आपको यहाँ पर एंगल लेने पड़ते हैं, अल्फा बीटा गामा, और राइट एंगल ट्राइंगल लेकर एक रिलेशन निकालना होता है। जिस मीडियम से रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी n1 n2, उनके बीच रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो भी इस एक्सप्रेशन में आएगा r, उसके अलावा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। और जब हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है, n2 - n1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट ए कर्व्ड सरफेस। इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए क्योंकि बिहार बोर्ड में ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर ये लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बाई कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको समझना यहाँ से है, अगर जो त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या दी हुई है, दो लेंस है, कौन से, उत्तल लेंस है, दो नहीं है, एक ही उत्तल लेंस है, उसकी जो दो सतह है उनकी वक्रता त्रिज्या अलग अलग है, एक की 10 सेंटीमीटर दूसरी की 15, यानी R1 और R2 की वैल्यूज आपको दी है। तो यहाँ डबल होकर अगर खाली एक ही त्रिज्या दी होती तो हम मानते दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान है, बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेम।
और दो डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस, ये हमको पता करना है। तो ये इस्तेमाल है कैसे हम लेंस मेकर्स फॉर्मूले को यूज करते हैं अलोंग विद द साइन कन्वेंशन, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में ये समझाया हुआ है, यहां से आप कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो सबसे पहले तो इन बीमारी जो है आंख की बीमारियां हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रेसबायोपिया जो होता है बच्चों, वो उम्र के साथ होता है, जब हमारी जो सिलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, आंख के अंदर जो सिलरी मसल्स हैं, पक्षमाभी पेशियां कहते हैं हिंदी में, वो पक्षमाभी पेशियां जो हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, उनका लचीलापन कम हो जाता है, वो कड़क स्टिफ हो जाती हैं। तो उसकी वजह से उनकी जो लेंस पर पकड़ है और लेंस के की वक्रता को, लेंस के रेडियस को बदलने की जो सामर्थ्य है उनमें वो कम हो जाती है। उसकी वजह से पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाती है आंख की, यानी जो हम देख पाते हैं 25 साल की उम्र में 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तुओं को। तो अब अगर जिसको प्रेस बायोपिया हो गया है तो उसका नियर पॉइंट, निकट बिंदु भी शिफ्ट हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, फार पॉइंट, दूर बिंदु भी विस्थापित हो जाएगा। दोनों तरह का हो सकता है प्रेस बायोपिया में इफेक्ट, यानी मायोपिया जैसा भी हो सकता है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, पास का तो साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, दूर का तो साफ दिखता है, नाम उल्टे हैं बच्चों, दूर दृष्टि दोष में दूर का तो साफ दिखता है, पास का साफ नहीं दिखता है। तो ये दोनों प्रकार की विकृतियां प्रेस बायोपिया में देखने को मिलती है। So it arises due to gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of an eye lens. फिर एस्टिग्मेटिज्म में, तो एस्टिग्मेटिज्म जो है उसको बोलते हैं अबिंदुकता। इट अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द सरफेस ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया वैसे तो पूर्णतः गोलाकार होता है, पर किसी कारणवश अगर दब जाए तो इसका आकार दीर्घ वृत्ताकार हो जाता है और उसी की वजह से यह विकृति नेत्र में उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता। प्रश्न 6, छठा क्वेश्चन है, वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर जो परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम हैं उनको हमें सिद्ध करना है। तो एक तरीका जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, दूसरा तरीका आपको मिलेगा डिटेल्ड लेक्चर्स में, तो वहां से आप इसको प्रैक्टिस करें, डायग्राम, रे डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करें, फिर क्या लैंग्वेज लिखनी है उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये भी अच्छी फ्रिक्वेंसी से पूछा जाने वाला सवाल है। न केवल बिहार बोर्ड, बाकी सभी बोर्ड में भी ये सवाल आता है, जिसमें हमें अपवर्तन एंड एवं परावर्तन के नियमों का, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उनको सिद्ध करना होता है, प्रूव करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, स्टेट टू कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये भी आता है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है जो आप देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्रांतिक कोण को परिभाषित करेंगे, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। The angle of incidence corresponding to which angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, परावर्तन नहीं, अपवर्तन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। Following are the two conditions for TIR to occur. पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम, एक सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश को गति करना चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो टीआईआर होने के लिए जरूरी शर्त यह है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों को परिभाषित करो।
तो बच्चों इसमें दो प्रकार के दूरदर्शी होते हैं, टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स आर देयर, एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जो अर्थ के ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो हेवनली बॉडीज आकाशीय पिंडों को देखने के काम आते हैं, उनको बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनको बोलते हैं पार्थिव दूरदर्शी। फिर ये जो खगोलीय दूरदर्शी यही आपके सिलेबस में है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फर्दर ये फिर से दो प्रकार का हो सकता है। खगोलीय दूरदर्शी में एक तो जो न्यूटन ने बनाया न्यूटोनियन टेलीस्कोप, दूसरा कैसग्रेन ने बनाया कैसग्रेन टेलीस्कोप। ये अपवर्तन प्रकार के भी हो सकते हैं। तो न्यूटोनियन और कैसग्रेन परावर्तन प्रकार के दूरदर्शी हैं, यानी इसमें हम मिरर दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि जो अपवर्तन का इस्तेमाल करके दूरदर्शी बनाए जाते हैं वो भी खगोलीय दूरदर्शी होते हैं, जिसमें हम दो उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, इमेज इज इन्वर्टेड, वो उल्टा होता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शी एवं परावर्ती प्रकार के दूरदर्शी। With the help of neat and label diagram, explain the working and magnifying power of an astronomical telescope. ये भी आपको अच्छे से तैयार करना। तो यहाँ जो प्रकार बताए गए हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, वो एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल बताए गए हैं। और इसके अतिरिक्त रिफ्लेक्टिंग टाइप भी होता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप ये बताया हमने, इसमें न्यूटोनियन है और कैसग्रेन है। तो सभी कैटेगरी इसमें हमने शामिल कर ली है बच्चों, कुछ भी नहीं छूटा है। हाँ, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये गलत है, ठीक, इसको हम सही करके लिखें। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और इसमें डायग्राम रहेगा ही सही, और आप इसको तैयार कर सकते हैं मेरे लेक्चर से। नाइन्थ क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग ए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 8 consists of two thin lenses 45 centimeter apart. Find the focal length of the lenses. न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो मैग्नीफाइंग पावर आपको दे दी गई है जो होती है FO अपॉन FE, और ज्यादा सही अगर मैं लिखूंगा तो एक ऋण चिन्ह यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इमेज उल्टी कर देता है, इन्वर्टेड कर देता है, इसलिए एक माइनस साइन यहाँ पर होता है। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप FO प्लस FE होता है। तो इन दो फॉर्मूले से हम सॉल्व करके FO और FE इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, क्योंकि FO और FE में हमारे पास दो समीकरण है, यानी दो इक्वेशन है, और दो इक्वेशन चाहिए दो अननोन। क्वेश्चन नंबर 10, डिड्यूस प्रिज्म इक्वेशन एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। तो ये बड़ा क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यहाँ पर कैलकुलेट करके निकालना है। कभी कभी आपसे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म भी कैलकुलेट करवाते हैं यहाँ पर। तो जो भी कैलकुलेट कराएं उसको सिस्टमेटिकली आप कैलकुलेट करोगे। इसको मैंने बहुत डिटेल में अपने लेक्चर में समझाया हुआ है। यहाँ हम एक ग्राफ भी बनाते हैं और ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, और प्रैक्टिकल में होने की वजह से यह प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। प्रिज्म वाला क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम में। सो इसको आप जरूर से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। यानी जो विवर्तन है डिफ्रैक्शन, और जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? यंग ने कौन सा प्रयोग किया था? यंग डबल स्लिट द्विस्लिट का कौन सा प्रयोग था वो? तो इंटरफेरेंस अभी मैं स्लिप कर रहा हूं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है सभी के साथ। तो विवर्तन और ओके, अभी याद नहीं आ रहा है। तो इंटरफेरेंस में फर्स्ट पॉइंट, इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेस। दो अलग अलग स्रोतों से आने वाले जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं या द्वितीयक तरंगाग्र हैं, उनके बीच सुपरपोजिशन का, उनके अध्यारोपण की वजह से ये हमें प्रतिरूप मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है। जो विवर्तन प्रतिरूप मिलता है ये
एक ही स्लिट के विभिन्न भागों से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण के कारण मिलता है। इन इंटरफेरेंस द डार्क फ्रिंजेस आर ऑलमोस्ट परफेक्टली डार्क और सभी समान आकार की भी होती हैं, जबकि विवर्तन प्रतिरूप में यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसा नहीं होता है। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, डिफाइन लेटरल शिफ्ट। हम ये चित्र बना के समझा सकते हैं बच्चों, ये आप देख सकते हैं ये नोट्स में और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स में आपको फुल डिटेल में मिलेगा। यहाँ शॉर्ट में इसका आंसर दिया है, यानी अगर प्रकाश के पथ में आप किसी दर्पण को रख दें, लाइट के पाथ में अगर किसी मिरर को लगा दें और लाइट उस पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट है तो लौट जाएगी और अपने पथ को वापस से रिट्रेस करेगी, उसी पर से लौटेगी। फॉर वर्चुअल इमेज प्रूव द रिलेशन, आपको इसे सिद्ध करना है वर्चुअल इमेज के लिए यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो आप इसे बनाकर सिद्ध कर सकते हैं। ये वही है डेरिवेशन जो हमने देखा था, इसको अलग अलग प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको समझना होगा प्रश्न के जो प्रश्न में जो शब्द इस्तेमाल किए गए नहीं, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से समझ के आप इसको जवाब तय करें। डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस, लेंस के लिए शक्ति को परिभाषित करें, राइट इट्स एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट जरूर पूछी जाएगी बच्चों बिहार बोर्ड में, डायप्टर अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर। तो डायप्टर में तब नाप सकते हैं हम शक्ति को, लेंस की शक्ति को, पावर ऑफ ए लेंस को डायप्टर में तब नाप सकते हैं जबकि फोकल लेंथ को मीटर में रखा जाए, नहीं तो यहाँ 100 आ जाएगा अगर फोकल लेंथ को आपने सेंटीमीटर में रखा है। तो शक्ति जो होती है लेंस की वो फोकल लेंथ का व्युत्क्रम होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग प्योर स्पेक्ट्रम। ये विशेषकर बिहार बोर्ड का प्रश्न है और बाकी बोर्ड में नहीं आता, बाकी प्रश्न तो बाकी सभी बोर्ड में भी आ जाते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग प्योर स्पेक्ट्रम, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। स्लिट शुड बी नैरो, रेस कमिंग आउट जो झिर है वो सकड़ी होनी चाहिए, रेस कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस शुड हैव पैरेलल इंसिडेंस, समांतर किरणें चाहिए, समांतरित्र की मदद लेते हैं हम। प्रिज्म शुड बी इन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, इमर्जिंग लाइट rays should be focused by achromatic lens. Question number 16, draw a neat and label diagram of human eye. Discuss the various types of defects of vision briefly. बच्चों एनसीईआरटी से भी आप पढ़ सकते हैं और मेरे पुराने लेक्चर में जाएंगे 2017 के लेक्चर में तो आपको ये मिल जाएगा। डिटेल में जिसमें मैंने ह्यूमन आई को डिस्कस किया है और कैसे हम उसको सही करते हैं, जितने भी नेत्र के दोष हैं उनको कैसे सही किया जाता है बच्चों वो भी आना चाहिए। तो मैं अटका हुआ था इंटरफेरेंस शब्द पर, वो ध्यान नहीं आ रहा था, अभी तो मैंने देखा बच्चों व्यतिकरण है, व्यतिकरण और विवर्तन मिल गया मुझे। मायोपिया नियर साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष, पास का तो साफ दिखेगा, दूर का साफ नहीं दिखेगा। कारण यहां आप देख पा रहे हैं चित्र में स्पष्ट है, किसी कारणवश जो नेत्र गोलक है इसका आकार अगर बढ़ गया तो प्रतिबिंब पहले बनने लगता है। तो ये सारे डिटेल आप पुस्तक से भी देख सकते हैं। हमें डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ती है उसके लिए। तो चित्र तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, डिस्कस में कुछ नहीं कर रहा इसके बारे में। प्रश्न 17 प्रिज्म फिर से आ गया, अब की बार जो है ये संबंध स्थापित करने को आपसे बोला गया है कि एस्टैब्लिश द रिलेशन डेल्टा इक्वल टू ए टाइम्स एन माइनस। और ये जो रिलेशन है ये बच्चों स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए होता है, तो यहाँ कहीं मेंशन नहीं है स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो आप समझ लीजिए, आपको अपने आप से समझना होगा। तो जो
छोटे कोण वाला प्रिज्म है उसी के लिए ये व्यंजक काम करेगा या ये रिलेशन वैलिड है। तो यहाँ पर हम वही करते हैं, स्मॉल एंगल मानकर साइन आई को आई के बराबर, साइन आर वन को आर वन के बराबर लिखा, तब जाकर ये व्यंजक हम उत्पन्न कर पाएंगे। और इससे हम निष्कर्ष भी लगा निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म टाइम्स रिफ्रैक्टेड इंडेक्स माइनस यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो एक न्यूमेरिकल है। Two slits are 1 millimeter apart and screen is placed 1 meter away. What is the fringe width when blue-green light of wavelength 500 nanometer is? ठीक है, तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है बच्चों, फॉर्मूला पुट किया आंसर आ जाएगा। बीटा जो फ्रिंज विड्थ है डी लैम्डा बाय ये लैम्डा डी बाय 2। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ पोलराइड्स, यानी जो ध्रुवक होते हैं, ध्रुवक पोलराइड्स जो ध्रुवण पैदा करेंगे उनको क्या बोलेंगे बच्चों, ध्रुवक। तो ध्रुवक के पोलराइड्स के यूजेस अलग होते हैं, आपको समझना है, मैंने लेक्चर में भी समझा रखा है, और पोलराइज लाइट के यूजेस अलग होते हैं, तो ये आप तैयार कर सकते हैं। फिर न्यूमेरिकल है 20वां, लैम्प प्लेस 70 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन ऑन वन साइड प्रोड्यूसेस सेम इल्यूमिनेशन एज स्टैंडर्ड 60 कैंडेला लैम्प प्लेस 105 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अदर साइड ऑन स्क्रीन, फाइंड लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट लैम्प। बच्चों ये आपको तैयार करना पड़ेगा स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए, बाकी बोर्ड के सिलेबस में ये एनसीईआरटी में भी नहीं है। फोटोमेट्री प्रकाश मिति पहले एक हुआ करती थी, वो हटने के बाद ये हट गया है, और ये आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला तैयार करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आसान है, जिसमें हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे कैंडेला में नापा जाता है वो कैलकुलेट करके निकाल। 21वां प्रश्न है, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, किस पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, तो बच्चों टीआईआर पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मेंशन इट्स टू एप्लीकेशन, कोई सी दो एप्लीकेशन आप बता देंगे, स्पेशली एंडोस्कोपी, अगर किसी ने कुछ सिक्का निकल लिया है बच्चे ने कील वगैरह, या आंत में कोई खराबी आ गई है, पेट दुखता है उसका, तो उसकी एंडोस्कोपी करनी पड़ती है बच्चों। ऑप्टिकल फाइबर चला देते हैं नाक से या गले की छेद से, दो ऑप्टिकल फाइबर चलाते हैं, एक लाइट फेंकता हुआ चलता है, दूसरा जो है इसमें कैमरा लगा होता है, तो अंदर का सारा हाल वो बाहर बता देता है। बाकी सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए हम यूज कर ही रहे हैं, जितने भी एटीएम है बच्चों को सब ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए हैं, और अभी आपको पता ही है जियो फाइबर घर घर में पहुंच रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रिज्म है, एंगल 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री पर देता है, आपसे पूछो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म बताओ, तो हम बता सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू, तो रेली ने स्कैटरिंग क्राइटेरिया दिया था, हम उसका जिक्र करेंगे। स्टेट स्नेल्स लॉ एंड एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, हम बताएंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज एन, उसको स्टेट करेंगे। राइट डाउन द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसको लिखकर व्हाट डू यू मीन बाय द स्फेरिकल एब्रेशन, तो लेंस में जो डिफेक्ट होता है स्फेरिकल एब्रेशन उसका जिक्र हमें यहाँ पे करना है। मिरर में भी एकमात्र डिफेक्ट स्फेरिकल एब्रेशन होता है, हालांकि लेंस में इसके अलावा क्रोमेटिक एब्रेशन, एस्टिग्मेटिज्म, कॉमा, डिस्टोर्शन, ये डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए हम जो है परावर्ती प्रकार के दूरदर्शी को, यानी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को प्रिफर करते हैं, उसे ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ स्फेरिकल एब्रेशन एक ही डिफेक्ट है, स्फेरिकल एब्रेशन यानी वृत्तीय एब्रेशन, एब्रेशन को क्या बोलेंगे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, फिर बताता हूँ मैं, तो याद आता है। तो कैसे होता है, कैसे दूर किया जाता है, मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया है। फिर ये न्यूमेरिकल आ गया, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल, तो आप पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे तो पावर मिल जाएगी आप, थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस वर्चुअल इमेज अजम्पशन, रिपीट हो गया, आप देख रहे हैं या नहीं, यही क्वेश्चन रिपीट हो गए यहाँ पर, तो इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, जस्ट रिपीट हो गया। डिफाइन एस्टिग्मेटिज्म, व्हिच लेंस इज यूज्ड टू रिमूव दिस इफेक्ट। डिफाइन मिराज, मिराज का पूरा आइडिया आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा, पढ़ के लेक्चर में मिल जाएगा, इसका कारण क्या होता है जो गर्मी के दिनों में सड़क पे पानी भरा हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 30, इमेज ऑफ ए कैंडल इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इफ हाफ ऑफ द लेंस इज ब्लैक एंड आधे को काला कर दिया आपने, देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज। बच्चों इमेज के साइज पर फर्क नहीं पड़ता, इसका फर्क पड़ता है इंटेंसिटी पर, और ये सॉल्ड एग्जांपल भी एनसीईआरटी, पर वो मिरर के लिए है, यहाँ लेंस के लिए बात की है, और दोनों में सिमिलरली इफेक्ट करेगी चीज।
क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट चेंज विल अकर व्हेन ए लेंस इज डिप्ड इन वाटर? पानी में डुबो देंगे तो क्या होगा बच्चों? फोकल लेंथ बढ़ जाती है। मिरर को डुबोएंगे, कुछ नहीं होगा। ये एक एक नंबर के सवाल आपको काम आएंगे। ये कंसेप्ट है जिसमें 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, वो भी इससे आपके बनेंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो ये हमें करना है, स्टेट करना है, एक्सप्लेन करना है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, फिर से डेरिवेशन आ गया, आपको ये डेरिवेशन भी तैयार करना है बच्चों। स्टेट एंड एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसको डिटेल में समझाना है। फाइंड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आल्सो फाइंड इट्स एक्सप्रेशन। ये पूरा डेरिवेशन है, तो गो फॉर इट, यू हैव टू प्रिपेयर दिस डेरिवेशन। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यंग द्विस्लिट व्यतिकरण को दर्शाना। डिस्कस थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, फिर से डेरिवेशन है। इसमें हम फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। तो आप यहां से भी देख सकते हैं, नोट से देख सकते हैं, पर ये सारे डेरिवेशन आपको लिखकर तैयार करने पड़ेंगे, तब बात बनने वाली, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो राइटिंग प्रैक्टिस मांगते हैं बच्चों ये डेरिवेशन, तो लिख लिख कर तैयार करें। अभी आपके पास 1 फरवरी से पहले पहले जो पूरी जनवरी है, इसको यूटिलाइज करें अच्छे से, और लिख लिख कर डेरिवेशंस को तैयार करें, चित्र बनाकर तैयार करें। बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगला चैप्टर ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, अगली यूनिट बोलूंगा। तो जल्दी मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।